एक 18 या 19 साल की लड़की थाने का लगातार चक्कर काट रही थी और जो भी पुलिस वाले उससे मिलते थे उसे बात करने की कोशिश करती थी। उसी दिन एक पुलिस वाले ने एक सवाल किया, क्या मामला है, क्यों यहाँ पे आई हो? वो कहती है कि मेरे पिता का कत्ल हो चुका है, मेरे पिता को मारा गया है। पुलिस वाले पूछते हैं, कब तुम्हारे पिता का कत्ल हुआ? तो वो कहती है कि 5 साल पहले। पुलिस वाले समझते हैं कि ये शायद पागल टाइप की लड़की है, इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। लेकिन फिर भी वो लड़की वहां पे आना जाना बंद नहीं करती है, वो लगातार आ रही थी, लगातार जा रही थी। उसके साथ में एक भाई उस दिन पहुंचता है। उस दिन उस थाने के जो इंचार्ज होते हैं महेश्वर गौड़ा करके, वो उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें लगातार देख रहा हूँ, क्या मामला है, बताओ, तुम यहाँ पे क्यों आ रही हो बार बार? वो कहती है कि मेरे पिता को मारा गया है और पुलिस वाले भी इस बात को नहीं सुन रहे हैं। वो पूछते हैं कब मारा गया है, तो वो फिर बताती है कि 5 साल पहले। इस बात को सुन के वो चौंक जाते हैं और उसकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि वो लड़की लगातार थाने के चक्कर काट रही थी। जब इस सिलसिले में थाने के जो स्टाफ को बुलाया जाता है, जिससे उसने वो बात कही थी, तो वो जब उससे पूछा जाता है कि जब ये लड़की बार बार आ रही है और तुम इसका कंप्लेन नहीं ले रहे हो, ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हो? फिर वो पुलिस वाला कहता है कि सर, ये 5 साल पुराना मामला है और ये बात सच है कि नहीं है, इसका कोई जानकारी नहीं। दरअसल कुछ पुलिस वाले जो होते हैं इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो इग्नोर इसलिए करते हैं कि उनके एरिया में जो ये मामला उखड़ के आएगा सामने, तो क्राइम रेट जो होता है वो बढ़ रहा था। मतलब एक क्राइम रेट जो होता है कि ये मामला आएगा तो क्राइम रेट स्वाभाविक है बढ़ेगा, तो वो चाहते हैं इस क्राइम रेट इसका कम रहे। और कुछ वर्कलोड के कारण, पुलिस अपना काम न करने के कारण इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है कर्नाटक की। जी हाँ, कर्नाटक आजकल काफी सुर्खियों में है, क्योंकि वहां पे जो भी मामला चल रहा है, टेम्पल, मंजुनाथ टेम्पल और धर्मस्थला का मामला चल रहा है, जहाँ पे अब न जाने कितनी लड़कियां गायब हुई है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि कर्नाटक आजकल काफी सुर्खियों में चल रहा है। एक सवाल मैंने पिछले वीडियो में किया था कि क्या जो भी पतियों के मारने का सिलसिला, जो पत्नियां मार रही हैं पतियों को, ये सिलसिला पहले भी होता था? क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। अभी हम लोग जान रहे हैं कितनी घटनाएं घटी हैं। राजा रघुवंशी, ड्रम वाला, हनीमून वाला, फूफा के प्यार में करंट लगा के दिल्ली में मार दिया। अभी नाला सोपारा कांड हुआ, जिसमें पति को मार के टाइल्स में डाल दिया। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी मारा गया है बहुत सारे केसेस में। अभी लखनऊ में जो घटना घटी, अपने बच्चे को मार दिया। मेरठ में एक पति को मार दिया। फिर मेरठ में ये घटना घटी थी, एक बच्चे को मार के उसमें रसगुल्ले में जहर मिला के बच्चे को खिलाया गया। यहाँ तक कि आज से कुछ साल पहले एक घटना घटी थी, जो कि बाद में सुर्खियों में आया है, जो अपने पूरे परिवार का कत्ल कर देती है। शबनम, जो कि एक प्रेमी के प्यार में पागल होकर अपने पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट देती है। ये पुराना मामला है। लेकिन क्या पहले इस तरह की ज्यादा घटनाएं घटती थी? जी हाँ, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है तो हम लोग को पता चल जाता है, लेकिन पहले पता नहीं चलता था। लेकिन पहले का एक घटना आपको बताने जा रहा हूँ। ये घटना है कर्नाटक का, एक जगह है दादनगिरी, जहाँ का पुलिस स्टेशन है होनाली। साल 2015 की बात है। वहां पे एक लड़की बार बार लगातार आ रही थी। वो पुलिस वाले से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को सुनते नहीं है। वहां पे घंटों खड़ी रहती थी और चली जाती है। एक दिन एक मौका मिलता है, एक पुलिस वाले को वो बात बताती है कि मेरे पिता को मार दिया। पुलिस वाले उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, उसकी बात को सुनते नहीं है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन वो अपना वहां आना जाना बंद नहीं करती, वो लगातार आ रही थी, लगातार जा रही थी। अचानक से वहां के जो थाने के इंचार्ज होते हैं महेश्वर गौड़ा, उनकी नजर एक दिन उस लड़की पे पड़ती है। उसको बुलाते हैं और बुला के पूछते हैं, बेटा आखिर बात क्या है, तुम बार बार यहाँ क्यों आ रही हो, क्या मामला है? वो कहती है कि उसके पिता को मार दिया गया। महेश्वर गौड़ा जब पूछते हैं कि तुम्हारे पिता को कब मारा, तो वो बोलते हैं 5 साल पहले। वो शॉक हो जाते हैं और जब वो पूछते हैं कि तुम्हारे पिता को मारा किसने, जब वो लड़की ये बात बोलती है तो सबके पैरों तले से जमीन निकल जाता है। वो कहती है कि उसके पिता को उसकी माँ ने मारा। इस घटना को सुन के ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। इसका कंप्लेन रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद उसे पूछा जाता है कि तुम इतने दिनों बाद यहाँ क्यों, इतने दिनों बाद कंप्लेन लिखाने के लिए आई हो? तो वो कहती है कि जब वो घटना घटी थी तो वो काफी छोटी थी और इसका जो भाई अभी 8-9 साल का है, वो भी काफी छोटा था, तो वो तो कुछ समझ नहीं पा रहा था और उसके परिवार में कुछ ही लोग थे। और उसको जब उसकी माँ उसके पिता को मारती है तो इसको धमकी दिया जाता है कि अगर तुमने किसी को कहा, किसी को, पुलिस को बताया, चाहे किसी को भी बताया, तो तुम्हें भी यही हालत किया जाएगा। ये काफी डरी हुई थी, काफी सहमी हुई थी। लेकिन बहुत दिनों बाद जब ये बड़ी हो जाती है, थोड़ी समझदार हो जाती है, इसको रहा नहीं जाता है, ये तब जाके कंप्लेन करने के लिए आती है। पिछले कुछ दिनों से ही वो चक्कर लगा रही थी। लेकिन दिन होता है 12 अगस्त। उस दिन इसके कंप्लेन को सुना जाता है, कंप्लेन रजिस्टर किया जाता है और पुलिस उसको फिलहाल उस समय के लिए वापस भेज देती है और कहती है कि हम लोग आ जाएंगे। उसी दिन दोपहर के समय पुलिस उसके गाँव, जो वहां से ही कुछ दूर गांव था, जिसका गांव का नाम था नेला होने,
नेला होने करके गांव था। पुलिस की टीम, साथ में फॉरेंसिक टीम, जांच टीम, सब लोग वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद सीधे उस घर पहुंचती है, जिस घर की मालकिन होती है गंगिया देवी। गंगिया देवी वही जो इस बच्चे की माँ थी, जिसके बारे में बच्चों ने कहा था उसके पिता को इन्होंने ही मारा, उसकी माँ ने मारा। पुलिस वहां पहुंच के दबिश करती है और जाके सीधे उन बच्चों से मिलती है और साथ में इन लोगों को साइड में रखा जाता है। जब गंगिया देवी इन सब चीजों को देखती है तो वो समझ नहीं पाती है कि आखिरकार ये पुलिस यहाँ आई क्यों। थोड़ा सा उसे इसी चीज पर विश्वास होता है कि शायद ऐसा तो घटना नहीं है, थोड़ा सा उसे डर लगने लगता है। पुलिस उन लोगों को साइड में लेके जाती है और प्लस में उन लोगों को बच्चे से जाके पुलिस उस बच्चे से जाके मिलती है और पूछा जाता है कि कहाँ पे मारा है और कहाँ पे है। वो एक कमरे में ले जाती है। वो जो कमरा होता है, साइड का एक कमरा होता है घर के किसी कोने में, वो काफी अंधेरा सा कमरा था। जब पुलिस उस घर के पास जाते हैं तो उसमें लग रहा था वो पूजा रूम है, पूजा घर था। उस घर के पास वो बहुत सारे, उस घर में भगवान फोटो टंगे हुए थे, पूजा धूप बत्ती का सामान रखा हुआ था। बच्चे जो है उस घर का इशारा करते हैं कि इसी घर में उनके पिता की लाश है। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे, काफी टेंशन में हो गए थे। मजदूरों को बुलाया जाता है, उस घर की भगवान के जो भी होते हैं उनको बाहर निकाल के साइड में रखा जाता है। बाहर निकाल कर रखा है तो उसके बाद उस घर की खुदाई की जाती है। लगभग 2 या 3 फीट खुदाई करने के बाद एक कंकाल, मानव कंकाल जो होता है वो निकल के सामने आता है। अब पुलिस को भरोसा हो गया था कि ये बच्ची झूठ नहीं बोल रही थी। इसका जो कंप्लेन दर्ज किया गया था वो झूठा नहीं था। उस मानव कंकाल को, स्केलेटन को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। साथ ही इन लोगों को पुलिस अपनी हिरासत में रखती है। 2 दिन बाद इस चीज का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें साफ साफ पता चल जाता है कि इस कंकाल को जो मरा हुआ इंसान था वो और कोई नहीं, लक्ष्मण, उसके पिता का नाम लक्ष्मण होता है, वो लक्ष्मण था, जिसको गला दबा के मारा गया था आज से लगभग 5 साल पहले। ये घटना है 2010 में ये घटना हुई थी और 2015 में ये बच्ची कंप्लेन करने के लिए आई। वो बच्ची का नाम होता है उषा। जब उषा से पूछा जाता है कि किसने किसने मारा, तो वो कहती है कि उसकी माँ ने और उसके घर पे एक अंकल आते थे, जगदीप अंकल, उन्होंने मिलकर उसके पिता को मारा है। इस घटना के बारे में पूरा डिटेल जब इन लोगों को पता चलता है, पहले तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और इन लोगों से पूछताछ किया जाता है, दोनों को हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस अपने सख्ती से, अपने तरीके से पूछताछ करना स्टार्ट करती है तो ये लोग पूरा का पूरा बात बकना स्टार्ट कर देते हैं। दरअसल बात है 2010 की। 2010 में इसके जो इनके पिता लक्ष्मण होते हैं और इनकी बराबर लड़ाई हुआ करती थी घर में, एक दूसरे से बराबर लड़ाई। घर में जो कलह हमेशा होता रहता है। इसी बीच में उसके घर में एक अंकल जो होते हैं, उसके पिता के दोस्त होते हैं जगदीप अंकल, उनका आना जाना बढ़ जाता है। धीरे करके ये बाहर रहने लगता है किसी काम से और ये बराबर आना जाना लगा रहता है। इस कारण से दोनों में प्रेम संबंध हो जाता है और एक दिन होता है कि ये लोग एक दूसरे के साथ गलत स्थिति में पाए जाते हैं, गलत स्थिति करते रहते हैं। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन वो लक्ष्मण जो है जल्दी से किसी कारण से आ जाता और उसकी पत्नी गंगिया देवी और साथ में उसका जो दोस्त होता है जगदीप, इन दोनों को गलत अवस्था में, आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। इन दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है। शाम का समय हो रहा था, लगभग शाम के 7 या 8 बजे का समय हो रहा था। झगड़ा होता है काफी। इसी बीच जो उसका दोस्त होता है जगदीप एक लोहे का रॉड उठा के इसके सर पे वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये गंगिया देवी उसके सीने में बैठ जाती है और ये जो इसका जो दोस्त इसका गला दबा देता है, वो उसी समय मर जाता है। और ये जो बच्ची उस समय लगभग 12 या 13 साल की जो बच्ची रही होगी, वो चुपचाप देख रही थी। वो देखती है, सहम जाती है, कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन वो अपने पिता को, मौत को भूल नहीं पाती है। वो उसे उस समय डराया धमकाया जाता है कि तुमने अगर ऐसा काम किया तो तुम्हें भी जान से मार देंगे। लेकिन वो डर जाती है, लेकिन करे तो क्या करे। समय बीतता रहता है और उसी घर में अगले दिन सवेरे सवेरे वो जो पूजा घर होता है, ये लोग पहले सोचते हैं कि कहाँ दबाए, कहाँ इस लाश का करे तो क्या करे। तो ये लोग पहले अपना डाइनिंग रूम देखते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं, फिर किचन रूम, फिर भी वो लोग मना कर देते हैं। और वो जो पूजा का घर होता है, सोचिए जहाँ पूजा पाठ हो रही थी, उस घर में ये लोग अपना विचार करते हैं और उसी घर में सुबह सुबह 5 बजे या 4 बजे के आसपास में खुदाई की जाती है। जिस समय वो बच्ची सो रही थी, सुबह के समय में, रात भर तो इसको नींद नहीं आती है, लेकिन सुबह में जो नींद आके सो रही थी, उसी समय ये घटना को अंजाम दिया जाता है। उसको वो खड्डा खाना जाता है, खड्डा खाने के उस लाश को दबाया जाता है, सीमेंट लाई जाती है, उसकी चुनाई की जाती है और बाद में उसको पक्का कर दिया जाता है जैसे का तैसे। लेकिन वो घर में जो पक्का होता है, वो बच्ची उस समय समझ चुकी थी कि इसी घर में उसका पिता की लाश को दबाया गया, दफनाया गया। तो जब आस पास के लोग पूछते हैं तो कहती है कि तमिलनाडु में एक चाय की कंपनी में इनके पति को नौकरी लगती है और वो नौकरी करने गए हुए हैं। वो आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। जब धीरे धीरे समय बीतता है तो जब लोग पूछना स्टार्ट करते हैं कितना समय हो गया, वो अभी आए नहीं,
तो वो बोलती है कि आए हुए थे या हम लोग मिलने चले जाते हैं। जब बच्ची से पूछा जाता है बाद में धीरे धीरे करे तो बच्ची उस बात को बताना ही नहीं चाहती, बच्ची कुछ बोलती ही नहीं है। बच्ची कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन बच्ची करे तो क्या करे। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लगभग 4 या 5 साल बाद जब बच्ची अपना मुंह खोलना स्टार्ट करती है तो वो आस पड़ोस में जो उसके वो जान रही थी कि ये पड़ोसी उसके अच्छे हैं जो इनसे बात कर सकते हैं, उन पड़ोसी को जाके कुछ लोगों को बताती है कि उसके पिता को मार के उस घर में दफनाया गया है, जिस घर में पूजा होती है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि धीरे धीरे लोग भी जान गए थे और बाद में लोग पूछना भी बंद कर देते क्योंकि लोगों को अपना फुर्सत तो होता नहीं, अपना तो टाइम मिलता नहीं है। तो उन लोगों के परिवार में झांकना बंद कर दिए थे। लेकिन जब ये बच्ची खुद से जाके कहती है कि उसके पिता को मारा गया है और पिता को घर में दफन कर दिया गया है, तब लोगों को भरोसा होने लगता है। दरअसल जिस दिन वो कंप्लेन लिखाने गई थी 12 अगस्त को, उस दिन, उससे पहले तो बार बार जा ही रही थी, लेकिन जिस दिन जाती है उस दिन उसके साथ कुछ गांव के लोग भी जाते हैं और इस कंप्लेन होता है और इस चीज का खुलासा होता है कि सच में जिस समय सोशल मीडिया का उतना जमाना नहीं था, उस समय एक आदमी को मार के, एक पत्नी ने मार के दफन कर दिया था। गवाहें जुटाई जाती है, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। सबूत के तौर पे उसकी बेटी जो है वो एक काफी, जिसने कंप्लेंट रजिस्टर किया था, उसका बेटा तो उस समय छोटा था। घर में उस समय मात्र 3 आदमी रहा करते थे और जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन 4 आदमी। लेकिन एक बच्चे को भी लेकर चलते हैं, वो जो लगभग 4 या 5 साल का बच्चा था वो भी था, लेकिन उसके तो वो तो छोटा था, उसको जानकारी नहीं थी। इसके अलावा घर में मात्र 3 आदमी, एक में तो उसके पिता जो मर जाते हैं और दूसरे में जो इसकी माँ होती है गंगिया देवी और तीसरा उसका जो बॉयफ्रेंड होता है जगदीप, वो रहता है। सबूतें इकट्ठा होती हैं। सबूत के तौर पे गांव वालों का बयान भी लिया जाता है। जब गांव वाले पूछते हैं कि कहाँ गए, तो वो जो झूठ बताती है। इस तरह से लगभग 36 गवाह तैयार होते हैं, 36 गवाह प्लस में इसका बयान और जो लाश निकल के आती है वो लाश। इन सब गवाहों के मद्देनजर रखते हुए कोर्ट में फैसला जाता है, चार्जशीट होता है और करीबन लगभग 10 साल लग जाते हैं इस केस का फैसला सुनाते हुए। फिलहाल ये लोग जेल में ही थे और 10 साल लग जाते हैं फैसला सुनाते हुए। 10 साल बाद इन लोगों को इसी महीने, जुलाई के महीने में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये घटनाएं पहले भी घटती थी और अभी भी अब तो लगातार बढ़ती जा रही है पतियों के मारने का सिलसिला। ये जो सच्ची घटना कर्नाटक की है, कर्नाटक तो जान ही रहे आजकल काफी फेमस हो रहा है। एक और मामला भी कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना का जो है, जो कि एक बहुत ही बड़े बलात्कार कांड में शामिल है, जिसको अभी 2 अगस्त को उसको कोर्ट ने, वहां के बेंगलुरु के एक स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है उम्र कैद की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।